Today we are discussing about congestive cardiac failure. What is congestive cardiac failure and how can it affect to the children's body या human body? फर्स्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। और हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है कि जो हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग है। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब जो हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग करना, और पंपिंग में भी मेनली जो है हार्ट इनपुट, ब्लड का इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें करता है, पंप करता है उसको। हाँ, पंप कैसे करेगा भाई? जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ ले जाता है? लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है मेनली। तो जो कंजेस्टिव हार्ट कार्डियक फेलियर है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कंडीशन है वो मेनली इसके आउटपुट डिस्टरबेंस या इनपुट डिस्टरबेंस की वजह से कंडीशन जो बनती है। मतलब कि जो हार्ट जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाना है, वो सिस्टम फेलियर हो जाता है। मेनली क्या क्या हार्ट क्या क्या फंक्शनिंग करता है? तो हार्ट मेनली जो फंक्शन जो करता है उसका जो राइट पार्ट है, वो राइट पार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट लंग्स तक ले जाने का काम करेगा, और लेफ़्ट वाला जो पार्ट है वो लेफ़्ट वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। मेनली जो है दो मेजर वेन्स और आर्टरीज होती है, एक तो होती है वेना कावा और एक होती है एरोटा। एरोटा जो है आर्टरी होती है जो कि पूरी बॉडी में इसकी स्मॉल मेजर ब्रांच होती है ये, और इसके बाद इसकी जो है डिवाइडेड ब्रांचेस हो जाती है, जैसे असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, और वेना कावा में भी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ये सप्लाई करने का काम करती है। तो हार्ट का मेनली जो है फंक्शन, जो इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है वो फेलियर हो जाता है। अब इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं या काजेस देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसके जो हार्ट के मेनली जो इसके जो मसल्स हैं या इसकी जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई फेलियर वाली कंडीशन आ जाए तो उनके कारण से कंडीशन बन सकती है। मेनली जो है इसके कारण जो है एक्यूट रियूमेटिक फीवर जो है, हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ने वाली कंडीशन, या मायोकार्डाइटिस जो मसल्स है जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कार्डियोमायोपैथी है। इसके अलावा नॉन कार्डियोवेस्कुलर जो कंडीशंस है जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण से भी ये कंडीशन बन सकती है। एनीमिया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या पल्मोनरी डिजीज़ेज़ हैं, इनके कारण भी ये कंडीशन बन सकती है। तो ये चीज़ जो है इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हुए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कंडीशन प्रोग्रेसिवली कैसे बढ़ती है आगे। तो फर्स्टली जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो उनकी वजह से जो है क्या होता है भाई, हार्ट में ब्लड सप्लाई, ब्लड आएगा ही नहीं या जाएगा ही नहीं। तो दोनों कंडीशंस में जो है सब पहली चीज़ जो बनती है वो कार्डियक आउटपुट जो है, आउटपुट का मतलब जो ब्लड जो है कहाँ पे जाना है पूरी बॉडी में, वो आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में, वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब फर्स्टली क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाना है? वो पूरी बॉडी में जाना है, और पूरी बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाएगी। उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलेंगे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है तो वो तेज़ी से पंपिंग करना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन की वजह से जो है जो GFR है, क्योंकि जो ब्लड है जो आउटपुट होना है वो ब्लड क्या है कि किडनी तक पहुंच ही नहीं पाता,
और किडनी तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से जो सोडियम और जो पोटेशियम है उस वो क्या हो जाता है, उसका रेट्रैक्शन हो जाता है। मतलब बॉडी में बैलेंसिंग का काम, जो ब्लड फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है, किडनी। अब किडनी तक अगर ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही या किडनी में इनका रीअब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों का इम्बैलेंसिंग वाली सिचुएशन बन जाएगी और उसकी वजह से बॉडी में एडिमा, जो सूजन है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है टिश्यू में, तो वो होना शुरू हो जाएगा। और जो पल्मोनरी सिस्टम जो है वो कैसा हो जाता है, कंजेस्टेड, मतलब बिल्कुल रुक जाता है पल्मोनरी, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बॉडी में जो है अब इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम क्या होंगे जब कंडीशन बनी है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, पल्स रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो स्किन का कलर है वो पालर हो जाता है। ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब होती है तो उस कंडीशन की वजह से साइनोसिस वाली कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट है वो रेस्टलेसनेस रहेगा। इसके अलावा चेस्ट रेट्रैक्शन, मतलब जो छाती है वो धसी हुई रहेगी। इसके अलावा नेज़ल फ्लेयरिंग रहेगी पेशेंट में। चेस्ट रिट्रैक्शन के अलावा टेकिपनिया रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, एडिमा सूजन है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव परसिस्टेंट कफ, मतलब खांसी ऐसी आती है भाई, प्रोड्यूस नहीं हो रही, प्रोडक्ट नहीं हो रही, पर फिर भी खांसना शुरू कर देगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन जो है इसमें बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। डायग्नोस कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हिस्ट्री लेंगे इलनेस की चाइल्ड में, कि बीमार कैसे हुआ बच्चा और उसमें क्या कंडीशन बनी थी, तो उसकी वजह से क्या कंडीशन बनी है। दूसरी चीज़ हम लेंगे इसके फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम जो है उसका चेस्ट का देखते हैं, चेस्ट की कंडीशन, क्योंकि चेस्ट रेट्रिक्शन आ जाता है, मतलब चेस्ट जो है धसा हुआ रह जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है, हम इसका एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, कि एक्सरे में हमें पता लग जाए कि भाई जो कंडीशन से वो मेनली चेस्ट धसा हुआ है तो वो क्यों हुआ। इसके अलावा पाल्पेशन और परकशन के थ्रू भी हम चेस्ट कैविटी को देखते हैं, इनसे भी पता लगता था। स्किन का कलर देखते हैं, स्किन में पालर या साइनोसिस वाली कंडीशन भी बन सकती है, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें पता लगती है। इसके अलावा हम पेशेंट की ECG करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इससे जो है PQRS जो कॉम्प्लेक्स है उसका पता लग जाता है कि ये पल्स बड़ी है या कार्डियक जो कंडीशन है वो कैसी है। इसके अलावा EEG इलेक्ट्रोएंजियोग्राफी करवा सकते हैं पेशेंट की, जिससे भी हमें पता लग जाता है कि हार्ट फेलियर वाली कंडीशन क्यों हुई है और कहाँ किस एरिया में हुई है, या वेन्स आर्टरीज ब्लॉकेज की वजह से हुआ है, क्या कंडीशन बनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेज कैसे करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ भाई अगर चाइल्ड को हुआ है तो इस कंडीशन में हम 45 डिग्री प्रॉपर पोजीशन देते हैं, मतलब जो थोड़ा सा क्योंकि हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से जो उसके चेस्ट कैविटी को 45 डिग्री पे उठा देते हैं, मतलब प्रॉप अप कर देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर देंगे हम चाइल्ड की, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इनसफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा सेडेटिव्स देते हैं पेशेंट को, क्योंकि रेस्टलेसनेस और एंजाइटी वाली कंडीशन बनती है तो उसकी वजह से। इसके अलावा इसमें पोटेशियम जो है पोटेशियम स्पेयरिंग थेरेपी देते हैं, इस डिजिटल्स के साथ देते हैं, क्योंकि जो है पोटेशियम इस कंडीशन में क्या है कि विदाउट पोटेशियम एक्सक्रिएशन जो है पेशेंट की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो सके, मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। और यूरिन आउटपुट वाली कंडीशन के लिए हम डायरेटिक्स इसको रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिससे कि जो यूरिन का आउटपुट है
वो बढ़े तो जो मेंटेन है, जो एडिमा हुआ है या वाटर जो इम्बैलेंस वाली कंडीशन है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा हमने एक इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा था एनीमिया, तो इसके लिए हम जो है आयरन सप्लीमेंट हम इसमें इस कंडीशन में देते हैं। अगर किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या अदर रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन है तो इन कंडीशंस की से प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी हम इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा वेसोडाइलेटर्स हम देते हैं इसमें, और एसी इनिवेटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो है वो हम इस कंडीशंस में देते हैं। अब मेनली उनका फंक्शन क्या है, तो वो जो है ब्लड वेसल्स जो है उनको डायलेट करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स अगर किसी वजह से कोई डैमेज हुई है या रप्चर हुई है या फिर जो है उनमें किसी प्रकार की कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लड वेसल्स की साइज़ अगर छोटी होगी तो ब्लड को आउटपुट या इनपुट में थोड़ा लोड या प्रेशर डालेगी, तो उस कंडीशन की वजह से अगर वो डायलेट हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो आउटपुट होना है वो नॉर्मली मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा डाइट प्लान बनाते हैं पेशेंट का। डाइट प्लान में हम साल्ट फ्री और सोडियम लो सोडियम डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को जो है आयरन वाली डाइट देते हैं, क्योंकि एनीमिक वाली कंडीशन में आयरन जो हीमोग्लोबिन है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करेंगे पेशेंट का। इसके अलावा जो मेजर्स हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम जो पेशेंट के मेंबर्स हैं उनको बताएंगे। रेगुलरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को जो है रेगुलरली मेडिकेशन किस किस टाइम पे या कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट हम उसको पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स को बताएं।